Hello everyone, I hope everyone is doing well, and we are again here with the MCQ series of science lecture 5. So let's start with the questions. Please give your answers in the comment box. Feel free to ask any question if you have any queries about it, and let's start. Your first question is, a Diwali rocket is ejecting 0.05 kg of gases per second and at a velocity of 400 meter per second. So the accelerating force on the rocket is A 20 dynes, B 20 Newton, C 22 dynes, or D 1000 Newton. ओके, सो आई थिंक सबने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा. सो करेक्ट आंसर इज बी 20 न्यूटन्स. अगर सबको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पता होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वो कहता है कि जो फोर्स एक्ट करती है ऑन द बॉडी ऑफ मास विद मूविंग वेलोसिटी वो किसकी इक्वल होती है, दैट इज चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी. ये बोलता है ये पी क्या होता है, दैट इज अ लीनियर मोमेंटम. ठीक है, अब हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है. लीनियर मोमेंटम ऑफ द रॉकेट जो होगा वो क्या होगा, मूविंग वेलोसिटी के साथ. वो फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी. ठीक है, अब हमें पता चला कि फोर्स क्या है. हमें निकालना है कि कितना एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना है रॉकेट पे. तो फोर्स कितना है, दैट इज डी. पी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है जो दिवाली रॉकेट की, दैट इज 400 मीटर पर सेकेंड. फॉर्मूला पता होगा, इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व. ठीक है, तो हमें वेलोसिटी बाहर निकाल दी क्योंकि वो कांस्टेंट है. ठीक है, तो डी एम अपॉन डी टी आ गया. ठीक है, अब उसके बाद हमारा मास कितना है मास हमारा, दैट इज उसने ऑलरेडी बताया 0.05 kg ऑफ गैसेस पर सेकेंड टाइम भी बताया हुआ है, दैट इज 1. तो हमारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी बताई हुई है 400 मीटर पर सेकेंड. सो 400 मीटर पर सेकेंड इंटू 0.05 kg पर सेकेंड. सो व्हाट विल बी योर आंसर, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो व्हाट विल बी योर आंसर, दैट इज 20 न्यूटन. ठीक है, सो सेकेंड बी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, नाउ जो कहते हैं डाइन किसकी यूनिट है, ये भी पूछा जा सकता है. डाइन जो होती है बेसिकली किसकी यूनिट होती है, दिस इज अ सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स. एक और क्वेश्चन निकल गया. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. सेकेंड क्वेश्चन, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ए किलोवाट आवर, बी किलोवाट, सी वॉट, और डी जूल. सो योर करेक्ट आंसर इज ए, किलोवाट आवर. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या डिफाइन किया जाता है, इट डिफाइंस कितनी एनर्जी कंज्यूम हो गई है, मतलब एक अप्लायंस ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की 1 किलोवाट की व्हेन इट इज़ यूज्ड फॉर 1 आवर. ठीक है, सो इसको इस तरह डिफाइन किया जाता है. ठीक है, बेसिक यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, दैट इज एसआई यूनिट. क्या है एसआई यूनिट, इसकी है जूल वॉट सेकेंड. ठीक है, फाइन. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. थर्ड क्वेश्चन, BTU is the measurement of A volume, B area, C heat content, or D none of these. So your correct answer is C heat content. BTU क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए. BTU की फुल फॉर्म होती है दैट इज ब्रिटिश थर्मल यूनिट. क्या होती है,
ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है। बेसिकली ये मेजर करता है हीट कंटेंट किसका, फ्यूल्स का और एनर्जी सोर्सेस का। और ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या होती है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है कितनी हीट रिक्वायर्ड है कि वो रेज कर सके टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड। दिस इज द डेफिनेशन व्हाट आई एम टेलिंग, ठीक है, ऑफ लिक्विड वाटर, दैट इज 1 Fahrenheit। फाइन, सो सी इज योर करेक्ट आंसर, हीट कंटेंट। और बीटीयू की फुल फॉर्म क्या है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इट कैन बी आस्क्ड, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ A, Hg, B, Al, C, Fe, D, Cu। So your correct answer is B, Al। Now firstly वहाँ पे ऐसा भी आ सकता है, it's not required, you should know the names। तो Hg क्या है फॉर्मूला? mercury, aluminium, iron and copper। So B, aluminium is the correct answer। bauxite जो होता है is an aluminium rich sedimentary rock होता है, ठीक है, इट्स ए एल्यूमिनियम रिच सेडिमेंट्री रॉक होता है। और ये प्रोडक्शन ये हेल्प करता है, बॉक्साइट जो होता है ये हेल्प करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ एन एल्यूमिनियम, ठीक है। और ये ओडिशा में इसका सबसे ज़्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूस किया जाता है। कौन सी स्टेट में प्रोड्यूस किया जाता है बॉक्साइट सबसे ज़्यादा? ओडिशा में, ठीक है। वैसे सी अभी ये क्वेश्चन आ गया कि बॉक्साइट क्या है, सो आपको ये भी पूछा जा सकता है, अदर इंपॉर्टेंट है कॉपर और आयरन के ओर्स क्या हैं, तो यू शुड नो इट, ठीक है। सो कॉपर और आयरन के ओर्स, सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कुछ भी आ सकता है। कॉपर पायराइट, मैलाशीट, क्यूप्रिट, ठीक है। और आयरन के क्या होते हैं? हेमाटाइट, सिडराइट एंड मैग्नेटाइट, ठीक है। सो दीज आर द आयरन एंड कॉपर ओर्स, ठीक है। बी इज योर करेक्ट आंसर इन द फोर्थ क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। द RDA of vitamin A in pregnant females is A 750 to 1000 microgram per day, B 750 microgram per day, C 1000 microgram per day, or D 750 to 1200 microgram per day। योर करेक्ट आंसर इज C 1000 माइक्रोग्राम पर डे। जो वाइटामिन होता है RDA क्या होता है? इट्स अ रिकमेंडेड डेली अलाउंस, यू शुड नो द फुल फॉर्म्स, ठीक है। जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो है विटामिन ए प्रेग्नेंट फीमेल्स इट इज़ 1000 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है। और अगर यूजली देखा जाए तो मेन में होता है नॉर्मली 900 माइक्रोग्राम पर डे एंड विमेन में होता है 700 माइक्रोग्राम पर डे। सो इट कैन बी आस्क्ड इन बोथ वेज, एज वेल एज प्रेग्नेंट फीमेल्स में 1000 ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। आई होप यू आर विद मी। Please write your answers in the comment box. Let's move on to sixth question. If the stone is thrown up vertically and returned to the ground, its potential energy is maximum during the upward energy, at the maximum height, during the return journey, or at the bottom. So your correct answer is B, at the maximum height. So let's go for it. अगर हमें बोला है एक स्टोन है उसको ऊपर फेंका गया है, ठीक है, वर्टिकली, एंड वो रिटर्न करता है ग्राउंड पे, ठीक है,
उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होगी। अगर आपको पता होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, इट इज़ मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट ऑफ द बॉडी, राइट। अब हमें है कि ये सारे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना मैक्सिमम क्या होगा, ओनली का मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगा, मतलब उतना ही मास होगा, उतनी ही ग्रेविटी होगी, उतनी ही हाइट होगी, मतलब PE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगी, जितनी मैक्सिमम हाइट होगी। हमें चाहिए कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी, जहाँ पे मैक्सिमम हाइट होगी। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, जब उसको ऊपर फेंका जाता है, तो एट द मैक्सिमम हाइट, मतलब जब वो ऊपर जाएगा तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, 7th क्वेश्चन, नाइट्रोजन ऑक्साइड affects human health by A. causing irritation to the eyes and skin, B. aggravating asthma problems, C. decreasing blood's ability to transport oxygen, or D. none of the above. So your correct answer is B. एग्रीवेटिंग एस्थमा प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए हम नाइट्रोजन ऑक्साइड इवन यूज़ करें और एक्सपोजर टेक प्लेस करेगा तो क्या होगा, क्रॉनिक लंग डिजीजेस टेक प्लेस करती हैं। सो इट हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और द रेस्पिरेशन प्रोसेस। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर। Let's move on to the next question. Select the oxidizing agent for the following reaction. हमें इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढना है। अब दीज आर द ऑप्शन, आयोडीन दिया हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड दिया हुआ है, सल्फर दिए है। सो जस्ट चेक आउट कि कौन सा इनमें से अकॉर्डिंग टू योर जो आपको रिएक्शन दी है, टेल मी कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, तो बेसिकली योर करेक्ट आंसर इज ए, आयोडीन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो बेसिकली रिमूवल करता है किसकी, हाइड्रोजन की। अब जब हाइड्रोजन सल्फाइड जो है रिएक्ट किया उसने आयोडीन के साथ, ठीक है, तो किस में ऑक्सीडाइज हो गया, जो तुम्हारा H2S था वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया टू द सल्फर, ठीक है। तो उसको किसने रिमूव किया, H2S को, जब आयोडीन रिएक्ट हुआ, मतलब जो ये आयोडीन था जब ये इसके साथ रिएक्ट हुआ वो ऑक्सीडाइज हो गया टू द सल्फर, ठीक है, जिसकी वजह से उसका हाइड्रोजन है वो लूज हो गया। तो किसने हेल्प की, दैट वाज आयोडीन। तो आयोडीन है जिसने रिमूव किया हाइड्रोजन को फ्रॉम H2S, इसलिए आयोडीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फाइन, लेट्स मूव ऑन टू 9th क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम, किसने प्रपोज किया है, ए जी टैंसली, बी ग्रिनल, सी लिनमैन, और डी टर्सन। सो ये करेक्ट आंसर इज ए जी टैंसली। इनका पूरा नाम जो है आर्थर जॉर्ज टैंसली है, एंड ही डिस्कवर्ड दिस इन 1935। उसने ये डिस्कवर और प्रपोज की थी ये टर्म इन 1935। ओके, द टर्म इकोसिस्टम। Let's move on to the 10th question. The work done against gravity is taking 10 kg mass at 1 meter height and 1 second will be. So what is your correct answer will be 49 joule, B 98 joule,
C 196 joule, or D none of these? So correct answer is B 98 joule. अगर तो वर्क डन क्या होता है, दैट इज मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट. तो आपको मास दिया है दैट इज 10 kg इंटू ग्रेविटी, मतलब हाइट की है एट 1 मीटर इंटू हाइट 1 सेकेंड के लिए. So your correct answer is B 98 joules. Okay. So it will be 10 into सॉरी क्वेश्चन थोड़ा गलत है. जस्ट अ सेकेंड. सो एज इट इज टेकिंग प्लेस अगेंस्ट द ग्रेविटी. ठीक है, अगर ये अगेंस्ट वर्क डन जो हो रहा है इट्स अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो हम ग्रेविटी का लगाएंगे. मास हमें ऑलरेडी 10 kg दिया हुआ है, ग्रेविटी हमारा हो गया 9.8 kg/s एंड हाइट हमें ऑलरेडी 1 दी हुई है. ठीक है, सो व्हाट विल बी आंसर, दैट विल बी 98 जूल. ओके, सो बी इज योर करेक्ट आंसर. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर अ ब्लॉक लाइंग एट द रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. व्हाट कैन बी सेड फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन इट? A. Only gravitational forces acting on it. B. Gravitational and frictional forces acting on it. C. No force acting on it. Or D. Balanced forces acting on it. So what is your correct answer? So D is the balanced forces acting on it. देखो, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो क्या कर रही है, वो पुल कर रही है ब्लॉक को डाउनवर्ड्स. वो बैलेंस होती है बाय द नॉर्मल फोर्स जो एग्जर्ट हो रहे हैं टेबल पे अपवर्ड्स. ठीक है, सो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही हैं. दैट इज वाई इट इज ऑन एट द रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. ठीक है, सो बैलेंसिंग फोर्स इज टेकिंग प्लेस. Second question. A student performs an experiment to form aluminium chloride from aluminium and chlorine. Which of the following option gives the chemical equation of the reaction? Now you have to see कि ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा. एक एक्सपेरिमेंट चल रही है कि हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन से. सो सी फॉर दिस कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला इट विल वर्क. सो दे कैन फॉर्म एन केमिकल इक्वेशन. ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज सी. अब कैसे बना, लेट्स सी. ओके, पहला क्या बोला है, उन्होंने कहा जब एक एल्यूमिनियम और क्लोरीन ने रिएक्ट किया, ठीक है, तो उसने क्या बनाया, एल्यूमिनियम क्लोराइड. ठीक है, इफ वी कैन सी ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है. ठीक है, एल्यूमिनियम तो है पर क्लोरीन के साथ इफ यू कैन सी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे. एंड इवन वी कैन सी फॉर दिस ऑल्सो. तो जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनके अलग हैं और प्रोडक्ट्स में भी अलग है. राइट, सो वी नीड टू बैलेंस इट. सो व्हाट विल डू, अब यहाँ पे क्लोरीन के साथ 3 है, यहाँ पे 2 है. हाँ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे. अब ये 3 2 6 हो गया, तो यहाँ पे भी बैलेंस आउट करना पड़ेगा. दैट विल बी 2. अब एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2, तो हमें ये भी 2 रखना पड़ेगा. सो दिस इज द आंसर. एल्यूमिनियम, क्लोरीन and aluminium chloride. So this has become the balanced equation. So C is your correct answer. Correct? So let's move on to the third question. The first controlled fission of an atom was carried out in Germany in 1920, B 1938, C 1928, or D none of the above. So
So your correct answer is B, 1938 in December. It was carried out in Germany. Fission होता क्या है? Basically splitting of the nucleus of the atom. जब split out होता है. So B is your correct answer. Fourth question. IDDM is called as A, type 1 diabetes, B, type 2 diabetes, C, insulin resistance, or D, gastrointestinal diabetes. So your correct answer is A, type 1 diabetes. अब IDDM होता क्या? That is an insulin dependent diabetes mellitus, right? अब जो टाइप 1 है इसको हम जुवेनाइल ऑनसेट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्ट हो जाता है बिफोर 15 ईयर्स ऑफ एज. ये 15 ईयर्स ऑफ एज से पहले शुरू हो जाता है, ठीक है. जबकि टाइप 2 को हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटिस कहते हैं और ये एडल्ट ऑनसेट होता है, राइट. दूसरा ये इसमें होता क्या है टाइप 1 में? बेसिकली जो बीटा सेल्स होते हैं जो पैंक्रिया में जो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन, वो ही डिस्ट्रक्शन टेक प्लेस कर जाती है उनकी, ठीक है, जिसकी वजह से वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है. सो टाइप 1 भी पूछा जा सकता है, वो क्या है? इट्स अ जुवेनाइल ऑनसेट जो 15 साल से पहले होता है, और टाइप 2 हो जाए एडल्ट ऑनसेट होता है. ओके, सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? ए, टाइप 1 डायबिटीज mellitus. Let's move on to the fifth question. Myrmecology is study of A, insects, B, ants, C, crustaceans, or D, arthropods. जो मायरोमिकोलॉजी है वो बेसिकली स्टडी किसकी है? दैट इज अ स्टडी ऑफ एंट्स. बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है. तो हमें आपको ये भी पूछा जा सकता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी, ठीक है. और आर्थ्रोपॉड्स की स्टडी को कहा जाता है आर्थ्रोपोडोलॉजी. सो बी इज योर करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन. Sickle cell anemia is a disease caused due to the abnormality in A, white blood cells, B, red blood cells, C, thrombocytes, or D, blood plasma composition. So your correct answer is red blood cells. Basically क्या होता है? जब सिकल सेल एनीमिया होता है ये इफेक्ट करता है शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, ठीक है. ये सिकल शेप बन जाते हैं, ठीक है. अब होता किसकी वजह से है? ये क्या करेगा? ब्लड फ्लो को ब्लॉक करता है. क्या करता है? ब्लड फ्लो को ब्लॉक करेगा जो सिकल सेल एनीमिया है. और अगर पूछ लें कि सिकल सेल एनीमिया होता कैसे है, तो बेसिकली जो हमारा हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, जो हमारा हेमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, ठीक है, दैट इज HbS होता है, वो म्यूटेशन टेक प्लेस करती है उसमें. इन द बीटा ग्लोबिन में जो होता है उसमें म्यूटेशन टेक प्लेस करती है. दैट इज वाई ये सिकल सेल एनीमिया टेक प्लेस करता है. ओके, सो बी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ सेवेंथ क्वेश्चन. In a tug of war game between two teams, both the mass exert equal but opposite forces of 1000 Newton at each and resulting in equilibrium. The tension on the rope will be A 0, B 500 Newton, C 2000 Newton, or D 1000 Newton. So your correct answer is D 1000 Newton.
ठीक है। अब बोला गया है एक टग ऑफ वॉर है जब दो टीम के बीच में हो रहा है, ठीक है। बोथ मास जो एग्जर्ट करे इक्वल, बट फोर्सेस जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं ऑफ 1000 N, ठीक है। एट ईच एंड रिजल्टिंग इन इक्विलिब्रियम, तो हमें बताना है टेंशन क्या होगी रो पे। अब टेंशन क्या है, बेसिकली वो अपनी इंटरनल फोर्स है, ठीक है। मतलब जितना कहते हैं वो रोप क्या है, बैलेंस आउट करेगा, ठीक है। अब जो हमारा जो फोर्स है वो इक्वल है, इज सिमिलर टू ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। सो बेसिकली जो रोप है टेंशन की, दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ द फोर्सेस विच आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। उतना ही टेंशन उनमें होगा क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। सो योर टेंशन ऑन द रोप विल ऑल्सो बी 1000 N. So D is your correct answer. Let's move on to the 8th question. Which of the following non-metal is lustrous? A. Oxygen, B. Sulfur, C. Iodine, or D. Nitrogen? So your correct answer is C. Iodine. अब ये एक्सेप्शन है कि नॉन मेटल में दो ही चीज़ें, दैट इज़ डायमंड एंड आयोडीन, जो लस्ट्रस होती हैं, मतलब जिनका शाइनी सरफेस होता है। इट इज़ सेड जो ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन है, कहा जाता है लस्ट्रस भी उनकी प्रॉपर्टी होती है जिनका एटॉमिक साइज लार्जर होता है, ठीक है। सो देखा जाए जो ऑक्सीजन है, आयोडीन है, नाइट्रोजन, इनका एटॉमिक साइज लार्जर होता है, स्मॉलर होता है, तो इसलिए ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। इन द केस ऑफ डायमंड आयोडीन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, दैट इज़ वाई विच इज़ द लस्ट्रस। तो आयोडीन की जगह आपको डायमंड भी आ सकता है। सो दीज आर द टू नॉन मेटल्स जो लस्ट्रस होते हैं, ओके। मोस्टली जो होता है मेटल्स ही होते हैं जो लस्ट्रस होते हैं। फाइन, let's move on to the 9th question. In a food web, hyenas and vultures are A. primary consumers, B. scavengers, C. predators, or D. decomposers? So your correct answer is B. scavengers. स्केवेंजर्स क्या होते हैं, जो अपना खाना एक डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, राइट, डिकेइंग मैटर वगैरह से। सो दैट आर हाइनर्स एंड वल्चर्स, ओके। सो दे आर कंसिडर्ड एज स्केवेंजर्स, करेक्ट। बी इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर दिस सेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ नॉइज? A. decibel, B. Fawn, C. hertz, or D. watts per meter? तो इंटेंसिटी ऑफ नॉइस को मेजर करने के लिए ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ डेसिबल। एंड इसको कैसे डिनोट किया जाता है, दैट इज़ बाय डी बी, ओके। फाइन, सो ए इज़ योर करेक्ट आंसर। आपको ये भी आ सकता है कि फॉन किसके लिए होता है, बेसिकली ये लाउडनेस लेवल को मेजर करता है। फॉन जो होता है दैट इज़ टू मेजर द लाउडनेस लेवल। हर्ट्स क्या होता है, टू मेजर द फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, टू मेजर द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फाइन, सो by this we have come to an end of your, again we have discussed 20 questions. I hope everyone have given themselves marks. सबने अच्छा ही स्कोर किया होगा, okay. So please if you have any doubt you are free to ask me. Please write in the comment box अगर कोई भी question में problem है. And okay, we'll meet tomorrow again with next 20 question and we'll discuss more of the questions tomorrow, okay. So have a nice day, take care, meet you tomorrow, bye bye.